अंग्रेजी में एक कहावत है, वीक इज अ लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स, पर एक साल जस्टिन ट्रूडो के ऊपर और भी ज्यादा भारी पड़ा। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो सत्ता का चौका मारने की चक्कर में थे, लेकिन बड़े बेआबरू होकर हिट विकेट हो गए और अपने कूचे से निकल गए। कनाडा की सियासत में फिलहाल उनकी कहानी का द एंड हो चुका है, क्योंकि ट्रूडो ने ना सिर्फ प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दिया, बल्कि लिबरल पार्टी यानी अपनी पार्टी के ही नेता की कुर्सी भी उन्हें छोड़नी पड़ी है। यानी पिछले 9 साल से इस उत्तर अमेरिकी देश की राजनीति के सबसे बड़े चेहरे अब सबसे बुझे और चुके हुए चेहरे बन चुके हैं। सत्ता में बने रहने के लिए, पार्टी पर कमान कायम रखने के लिए ट्रूडो ने क्या क्या नहीं किया, क्या क्या समझौते नहीं कर लिए। उन्होंने चंद खालिस्तानी वोटों के लिए भारत सरकार के ऊपर झूठे आरोप लगाए, बिना सबूत के आतंकी निज्जर की हत्या का दोष हमारे ऊपर मढ़ा। लेकिन इन सब के बावजूद खालिस्तान समर्थक माने जाने वाले एनडीपी के ही नेता जगमीत सिंह ने ट्रूडो के कंधे से अपने समर्थन की बैसाखी खींच ली। ऐसे में सवाल ये कि क्या ट्रूडो अपने बचे खुचे कार्यकाल में खालिस्तानियों पर नकेल कसेंगे, ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे, ये तो अभी नहीं मालूम ये भी नहीं कि कनाडा का भविष्य क्या होगा, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है कि कनाडा को अमेरिका का 91वां राज्य बनाने पर आमादा हो चुके हैं। पिछले कई बार की तरह ट्रूडो के इस्तीफे के बाद भी ट्रंप ने अपने इस सपने को एक बार फिर दुनिया से साझा किया। तो क्या कनाडा के वजूद पर अब खतरा ट्रूडो की गलतियों का नतीजा है? यही सबसे बड़ा सवाल है। ट्रंप ने ऐसा कहा क्या है जिसने एक बार फिर इस नॉर्थ अमेरिकन देश के भविष्य पर सवालिया निशान लगा दिया है? आज हम आपको इन सारे सवालों का जवाब दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कैसे एक साल में ट्रूडो कनाडा के सबसे ज्यादा चमकते सितारे से एक अस्त हुए सूर्य बन गए। कहते हैं बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खुद अपनी राह में कांटे ही कांटे बोए, जो आखिरकार उनके लिए ही नासूर बन गए, और फिर बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले की तर्ज पर सत्ता से विदाई का ऐलान करना पड़ा। कुर्सी छोड़नी थी, या यूं कहें कि छोड़नी पड़ी। ऐसे में कुछ तो कहना था, लिहाजा खुद को लड़ाका बता दिया। लेकिन सच तो यह है कि ट्रूडो ने ऐसे वक्त में पीएम और लिबरल पार्टी के नेता का पद छोड़ा है जब उनकी पार्टी तो छोड़ी, उनका देश ही मझधार में है। ऐसे में नेता विपक्ष और भविष्य के प्रधानमंत्री बताए जा रहे पियरे पोलिवरे ट्रूडो को श्रीमान बंटाधार बता रहे हैं। ट्रूडो पर देश को तोड़ने के आरोप लग रहे हैं। वैसे तोड़ा तो उन्होंने बहुत कुछ है, मसलन प्रधानमंत्री जैसे पद की मर्यादा, कनाडाई लोगों का भरोसा और अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल भारत से 77 साल पुराने और पक्के रिश्ते को रसातल में ले जाना है। इसे समझने के लिए आपको सितंबर 2023 की उन तस्वीरों को देखना होगा जब बतौर पीएम ट्रूडो दूसरी बार भारत आए थे। मौका G20 समिट का था, लेकिन वो भारत में कभी खालिस्तान के मुद्दे पर घिरे तो कभी विमान में खराबी के चलते उनकी फजीहत हुई। खुद कनाडाई मीडिया ने ट्रूडो को खूब बुरा भला सुनाया। कनाडा के अखबार नेशनल पोस्ट ने तो यहां तक लिख दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बाइडेन समेत बाकी नेताओं से द्विपक्षीय वार्ता की, लेकिन ट्रूडो के साथ बस 10 मिनट की बिना मतलब की बातचीत की। मोदी और ट्रूडो की मुलाकात में भी ये दूरी साफ नजर आई। ट्रूडो घर में ही घिरे तो ध्यान भटकाने के लिए एक ऐसा पैंतरा चला जो उनके करियर की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। 18 सितंबर 2023 को उन्होंने कनाडाई संसद में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर मढ़ दिया। निज्जर की हत्या 18 जून 2023 को कनाडाई शहर सरे में एक गुरुद्वारे की पार्किंग में गोली मारकर कर दी गई थी। इसके बाद 18 सितंबर 2023 को कनाडाई संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में पीएम ट्रूडो ने निज्जर की हत्या का आरोप भारत सरकार पर लगाया।
फिर 18 अक्टूबर 2023 को कनाडा ने भारतीय अधिकारी पवन कुमार राय को निष्कासित कर दिया। अगले ही दिन यानी 19 सितंबर 2023 को भारत ने भी कनाडा के एक अधिकारी को देश से बाहर जाने का आदेश जारी किया और कनाडा के आरोपों को गलत बताया। बढ़ती तनातनी के बीच 4 अक्टूबर 2023 को भारत ने 41 कनाडाई राजनयिकों की डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी रद्द कर दी। तो 19 अक्टूबर 2023 को कनाडा ने अपने 41 राजनयिकों को भारत से वापस बुला लिया। कनाडा के जिस गुरुद्वारे के बाहर निज्जर की हत्या हुई थी, वहां 29 अक्टूबर 2023 को खालिस्तानियों ने अलग खालिस्तान के लिए फर्जी जनमत संग्रह कराया। 4 मई 2024 को कनाडाई पुलिस ने निज्जर की हत्या के आरोप में भारतीय मूल के 3 लोगों को गिरफ्तार किया। 20 जून 2024 को भारत ने वैंकूवर में भारतीय कॉन्सुलेट के बाहर पीएम मोदी का पुतला जलाने के खिलाफ कनाडा से कड़ी आपत्ति जताई। 14 अक्टूबर 2024 को कनाडा ने निज्जर हत्याकांड के आरोप में भारतीय उच्चायुक्त समेत 6 राजनयिकों को पर्सन ऑफ इंटरेस्ट बताया। उसी दिन भारत ने कनाडा के उच्चायुक्त समेत 6 राजनयिकों को देश छोड़ने का आदेश दिया। इसके जवाब में कनाडा ने भी ऐसा ही आदेश जारी किया। बताया जाता है कि ट्रूडो ने यह सब अपनी सरकार बचाने के लिए किया, क्योंकि उनकी सत्ता एनडीपी के समर्थन के बूते टिकी थी। लेकिन एनडीपी नेता जगमीत सिंह ने ट्रूडो के खालिस्तानी प्रपंच के बावजूद सरकार का साथ छोड़ दिया। इस तरह से ट्रूडो सरकार अल्पमत में आ गई। इतना ही नहीं, लिबरल पार्टी में भी ट्रूडो के नाम पर बगावत शुरू हो गई। सांसदों के एक गुट ने उन पर इस्तीफे का दबाव बढ़ाया तो करीब 1 दशक तक ट्रूडो की बेहद करीबी रही डिप्टी पीएम क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। रही सही कसर चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों ने पूरी कर दी। अब ट्रूडो की लोकप्रियता अर्श से फर्श पर आ गई। इस तरह से ट्रूडो न घर के रहे और न ही घाट के। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। एक तरफ कनाडा की सत्ता से ही नहीं, राजनीति से ट्रूडो की उल्टी गिनती शुरू है, तो दूसरी तरफ उनके जख्मों को कुरेदने में सबसे आगे कौन है? अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप ने जब से राष्ट्रपति का चुनाव जीता है, तब से ही कनाडा और ट्रूडो उनके रडार पर लगातार रहे हैं। कनाडा से व्यापार घाटा, वहां से अमेरिका में दाखिल होने वाले अवैध लोगों से ट्रंप बेहद नाराज है। ऐसे में उन्होंने कनाडा पर भारी भरकम टैरिफ लगाने का ऐलान तो किया ही है। नवंबर के आखिर में ट्रंप को मनाने के लिए ट्रूडो भागे भागे अमेरिका जब पहुंचे, ट्रंप ने तब भी उन्हें कोई भाव नहीं दिया। उल्टा उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य हम बना सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जस्टिन ट्रूडो उस 51वें राज्य के गवर्नर क्यों नहीं बन जाते। ऐसी बातें उसके बाद से फिर वो कई बार कह चुके हैं और अब ट्रूडो के इस्तीफे के ऐलान के बाद भी उन्होंने कनाडा के सामने एक बार फिर से वो ऑफर दोहरा दिया है। ट्रंप ने ऐसा होने पर कई फायदे भी गिनाए हैं। ट्रंप के मुताबिक अगर कनाडा का अमेरिका में विलय हो गया तो वो ना सिर्फ टैरिफ से बच जाएगा बल्कि करों में भी गिरावट आएगी। साथ ही रूस और चीन के खतरों से भी कनाडा को छुटकारा मिल जाएगा। ट्रंप ने कनाडा को यूं ही अमेरिका का 51वां राज्य बनने की बात नहीं कही है, बल्कि ये उनके उस प्लान का हिस्सा है जिसे मिशन ग्रेटर अमेरिका कहा जाता है। कहा तो ये भी जा रहा है कि ट्रूडो का इस्तीफा उनके मिशन की पहली कामयाबी हो सकती है। इसके अलावा ट्रंप की मंशा ग्रीनलैंड को डेनमार्क से वापस लेने की भी है। इस मिशन पर वो अपने बेटे ट्रंप जूनियर को भेज चुके हैं। ट्रंप का सपना पैनामा नहर पर कब्जा करना है और ये सब हो गया तो फिर अमेरिका क्षेत्रफल के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा देश बन जाएगा। लेकिन ये होगा कैसे? क्या ये मुमकिन भी है? चलिए वो प्लान को भी एक बार समझ लेते हैं, उसका ब्लूप्रिंट क्या है। अमेरिका का मौजूदा क्षेत्रफल 98 लाख वर्ग किलोमीटर से थोड़ा सा ज्यादा है, जबकि कनाडा का क्षेत्रफल करीब 1 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। वहीं ग्रीनलैंड का क्षेत्रफल 22 लाख वर्ग किलोमीटर के करीब है। इस तरह से अगर तीनों मिल गए तो पूरा इलाका लगभग 220 लाख वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, जो रूस के क्षेत्रफल से भी ज्यादा है। आबादी के हिसाब से देखें तो अमेरिका की जनसंख्या 33 करोड़ से ज्यादा है। कनाडा की बात करें
तो वहां 4 करोड़ जनसंख्या है और ग्रीनलैंड की सिर्फ 56,000। इस तरह अगर तीनों मिल जाएं और एक ग्रेटर अमेरिका बन जाए तो जनसंख्या कितनी होगी? 37 करोड़ से भी ज्यादा। वैसे तो अमेरिका खुद आर्थिक सुपर पावर है, लेकिन अगर उसके जीडीपी जो कि $30 ट्रिलियन से थोड़ा कम है, उसमें अगर कनाडा की $2.14 ट्रिलियन और ग्रीनलैंड की $3.3 बिलियन मिल गए तो तीनों को मिलाकर $31 ट्रिलियन से ज्यादा होंगे। पैनामा नहर पर नियंत्रण और ग्रीनलैंड के शामिल होने से समुद्री व्यापार पर अमेरिकी प्रभुत्व स्थापित हो जाएगा और आर्कटिक में एक नए व्यापार मार्ग पर भी अमेरिका को बढ़त हासिल हो जाएगी। बात अगर ग्रेटर अमेरिका की सामरिक स्थिति की करें तो अमेरिका में कनाडा और ग्रीनलैंड के जुड़ने से आर्कटिक क्षेत्र में रूस और चीन के मुकाबले अमेरिका को रणनीतिक बढ़त भी हासिल होगी। पैनामा नहर पर नियंत्रण से अमेरिका वहां से ही गुजरने वाले सैन्य जहाजों और व्यापार मार्गों पर सीधा कंट्रोल कर पाएगा। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के बीच अमेरिका बेहद तेजी से सैन्य तैनाती कर सकेगा। अमेरिका का रक्षा बजट 2023 में $886 बिलियन था। नए इलाकों के जुड़ने से रक्षा बजट में 10 से 15% के इजाफे का भी अनुमान है। ग्रेटर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप का सपना जरूर है और मजाक में खास तौर पर जस्टिन ट्रूडो को छेड़ते हुए बार-बार इसको वो एक मिशन की तरह भी बताते हैं। ये सपना इतनी आसानी से हकीकत में नहीं बदलने वाला, क्योंकि इस राह में रुकावट एक नहीं बहुत सारी है। सबसे पहले तो कनाडा और ग्रीनलैंड की जनता इतनी आसानी से इस विलय को मंजूर करेगी ही नहीं। अगर अमेरिका ने जबरन विलय कर भी लिया तो इन इलाकों को शांतिपूर्ण ढंग से कायम रखना बहुत मुश्किल होगा। नए प्रांतों यानी कि कनाडा और ग्रीनलैंड को अमेरिकी संविधान, प्रशासनिक ढांचे, इन सब में शामिल करना अपने में बहुत बड़ी चुनौती है। ट्रंप के सपने की राह में कनाडा, डेनमार्क और विश्व के दूसरे देश भी खड़े रहेंगे, जिनसे अमेरिका का बाकी दुनिया के साथ कूटनीतिक तनाव चरम पर पहुंच जाएगा और फिर किसी नए युद्ध से भी इनकार नहीं किया जा सकता। ग्रेटर अमेरिका के तहत इतनी बड़ी जमीन और जनसंख्या का प्रबंधन करने के लिए भारी निवेश और आर्थिक संसाधनों की भी जरूरत होगी, जो अमेरिका के मौजूदा आर्थिक हालात को देखते हुए इतना आसान नहीं होगा। ग्रीनलैंड में मौजूद खनिज संसाधनों के दोहन से वैश्विक पर्यावरण को गंभीर नुकसान हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र और दुनिया के दूसरे देश अमेरिका के नव विस्तारवाद के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। अमेरिका के अंदर भी सामाजिक और राजनीतिक तूफान खड़ा हो सकता है। और इस वक्त एक बड़ी खबर भी आ रही है, हम आपको बता दें कि हमने बताया कि कैसे ट्रंप जूनियर को डोनाल्ड ट्रंप ने मिशन ग्रीनलैंड पर भेजने की पूरी तैयारी की थी और अब ये खबर हमें मिल रही है कि ट्रंप जूनियर ग्रीनलैंड पहुंच चुके हैं। ग्रीनलैंड की राजधानी नूक में ट्रंप जूनियर का प्लेन उतरा। डोनाल्ड ट्रंप कई मौकों पर ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बनाने की बात कह चुके हैं और अपने सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा था कि ग्रीनलैंड एक अद्भुत जगह है, ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। देखिए, ग्रेटर अमेरिका की सोच भले ही रोमांचक लगे, लेकिन वास्तविकता में इसे लागू करना असंभव सा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर ये हो गया तो वैश्विक राजनीति में अमेरिका निर्विवाद रूप से सबसे बड़ा खिलाड़ी बन सकता है। अब ग्रेटर अमेरिका का सपना पूरा हो ना हो, लेकिन जस्टिन ट्रूडो का जो सपना था कि वो भारत को एक विलन बना करके एक और टर्म में सत्ता में काबिज रहे, अब कम से कम पिछले 1 साल में उनकी जो हालत हुई है उससे शायद बाकी लोग भी जो कि भारत को आड़े हाथ लेने की सोच रहे हैं, उनको एक सीख जरूर मिलेगी। अरब में सैलाब, अमेरिका और कनाडा में बर्फीला तूफान, तिब्बत में भूकंप और चीन में कोयले की तरह धधकते हुए पहाड़, यानी कि अमेरिका से लेकर चीन तक कुदरत कहर ढा रही है। सवाल यह है कि कुदरत की अजीबोगरीब घटनाएं हमें क्या संकेत दे रही हैं, क्योंकि किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि सऊदी अरब के मक्का, मदीना और जद्दा में इतनी बारिश होगी कि बाढ़ में गाड़ियां खिलौने की तरह बहती हुई नजर आएंगी और लोगों के घर पे घर डूब जाएंगे। पूरी दुनिया में कुदरत का कहर बरपा है। तिब्बत में एक के बाद एक भूकंप के 6 झटके आए और 95 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। अमेरिका में 10 साल का सबसे बड़ा बर्फीला तूफान आया है।
जिसने 7 राज्यों में आपातकाल लगवा दिया है। कनाडा भी बर्फीले तूफान का कहर झेल रहा है। इसके अलावा चीन के जंगलों में भीषण आग भड़की है, जिसने बड़े बड़े पहाड़ों को भस्म कर दिया है। ये सब हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। बीच शहर में सैलाब से टकराती और खिलौनों की तरह बहती कारों का ये वीडियो सऊदी अरब के मक्का से आया है। जितनी बारिश सऊदी अरब के रेगिस्तानी इलाकों में एक साल में भी नहीं होती, उससे ज्यादा पानी 24 घंटे में बरस गया। इस कदर बारिश हुई कि सऊदी अरब समेत 4 खाड़ी देशों के रेगिस्तान में सैलाब आ गया। सऊदी अरब के मक्का, मदीना, जेद्दा और कई शहरों में इस कदर बारिश हुई कि बाढ़ का रेड अलर्ट जारी करना पड़ा। अरब में अचानक बदले मौसम ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। मदीना की सड़कें बारिश से नदियों में बदल गई। कई इलाकों में पहली मंजिल की छत तक पानी भर गया। अरब के रेगिस्तानी इलाकों में अचानक इस कदर मौसम बिगड़ा तो अल्लाह को याद करके रहम के लिए प्रार्थना करने लगे। सड़कों पर जो जहां था वहीं फंस गया। इतनी तेज बारिश हुई कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। गाड़ियां सड़कों पर खड़ी रह गईं। इस वीडियो को देखिए। 2 डिलीवरी पर्सन की बाइक सैलाब में फंस गई और वो तेज बारिश से बचने के लिए जद्दोजहद करते दिखाई दी। मदीना शहर में जगह जगह सड़कों से अंडरपास में बाढ़ का पानी ऐसे भरने लगा जैसे कोई बड़ा बांध ओवरफ्लो हो गया। जगह जगह रेतीली जमीन पर बनी सड़क धंस गई, कारें उन गड्ढों में फंस गई। अचानक बदले मौसम से लोग बुरी तरह से घबरा गए, क्योंकि सऊदी अरब के लोगों ने ऐसा सैलाब अब से पहले कभी नहीं देखा था। सोशल मीडिया पर इस बाढ़ की भयावह वीडियो वायरल हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बारिश इस सूखे रेगिस्तानी इलाके में कयामत बनकर टूट पड़ी। पर्यावरणविद इस बाढ़ को जलवायु परिवर्तन का संकेत मान रहे हैं। बारिश ने मक्का और मदीना का मौसम बदल दिया, लेकिन जिद्दा में तो ओले गिरने लगे। गलियों में खड़ी गाड़ियां बहने लगी और सड़कें समंदर बन गई। जिद्दा में इतना पानी बरसा कि कुछ जगहों पर गाड़ियों ने जल समाधि ले ली। बड़ी बड़ी और आलिशान बहुमंजिला इमारतों की निचली मंजिल डूब गई। हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए और जनजीवन पटरी से उतर गया।
मक्का के अलावा आवली इलाके में बाढ़ की वजह से लोग अपने घरों में फंस गए। विदेशी सैलानियों से भरी एक पर्यटक बस भी बाढ़ के पानी में फंस गई। पर्यटकों का मुश्किल से रेस्क्यू किया गया। सिर्फ मक्का ही नहीं बल्कि सऊदी अरब के मदीना, रियाद, अल बाहा और तबुक भी भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। सऊदी मौसम विभाग के मक्का, मदीना, जिद्दा और रियाद में भारी बारिश और सैलाब का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। सऊदी अरब में ऐसी बारिश और सैलाब की ऐसी तस्वीरें असामान्य हैं। सऊदी मौसम विभाग ने इस बारिश को दुर्लभ करार दिया है। सोमवार से शुरू हुए कुदरत के इस कहर के बुधवार तक जारी रहने का अनुमान है। सैलाब के साथ साथ कई इलाकों में धूल भरी आंधी और तूफान की चेतावनी भी जारी की गई है। कुदरत के कहर के बाद सऊदी अरब में हड़कंप मचा है, क्योंकि बात सिर्फ बेहिसाब बारिश की नहीं है। करीब 40 दिन पहले सऊदी अरब के रेगिस्तान में बर्फ पिच गई थी। नवंबर में सऊदी अरब के अल जौफ इलाके में अचानक हुई बर्फबारी और कड़ाके की ठंड ने वहां रह रहे लोगों के साथ साथ जलवायु परिवर्तन पर रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया था। गर्म तपती लाल रेत पर बेहिसाब बर्फ की सफेद चादर देखकर पर्यटक भी अचंभित हो गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। सऊदी अरब के मौसम में बीते कुछ सालों में ऐसे अजीबोगरीब बदलाव आए हैं जो सबको हैरानी में डाल रहे हैं। एक तरफ हजारों साल से रेतीली जमीन में हरी घास उग रही है तो दूसरी ओर बूंदाबांदी को तरसने वाले शहर में भारी बारिश, बाढ़ और बर्फबारी देखने को मिल रही है। लेकिन मौसम सिर्फ खाड़ी देशों में ही नहीं बिगड़ रहा। अमेरिका से लेकर चीन तक यानी पूरी दुनिया में कुदरत कहर ढा रही है। रेगिस्तान में सैलाब आ रहा है। तपते लाल रेत पर बर्फबारी हो रही है। अमेरिका में बर्फीले तूफान ने इमरजेंसी लगवा दी है। कनाडा में सफेद बर्फ का तूफान कहर बनकर टूटा है। और चीन के जंगलों में दावानल धधक रही है। ये घटनाएं बता रही हैं कि दुनिया कुदरत के तबाही बम पर बैठी है। लेकिन कुदरती तबाही की सबसे नई खबर दुनिया की छत यानी तिब्बत से आई है। तिब्बत के डिंगरी काउंटी में तड़के सवेरे 1 घंटे के अंदर 6 बार जमीन भूकंप से थर्रा गई। भूकंप के इन झटकों में एक की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 7.1 थी। भूकंप ने तिब्बत के शिगास्ते शहर में तबाही मचा दी। अकेले तिब्बत में इस भूकंप से कम 95 लोगों की जान चली गई और 130 से ज्यादा लोग घायल हो गए। भूकंप के झटके कितने तेज थे, इसका अंदाजा तिब्बत की एक दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुए वीडियो से लगाइए। देखिए, सुबह 9:05 पर कैसे अचानक जमीन तेजी से हिलने लगी। लेकिन यह आखिरी झटका नहीं था। कुछ देर बाद फिर भूकंप के झटके लगे। अब एक ग्रोसरी शॉप में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुए भूकंप के अगले झटके का वीडियो देखिए। दूसरा झटका 9:26 पर आया। देखिए कैसे स्टोर में रखे सामान की रैक हिलने लगी और उनमें से सामान जमीन पर गिरने लगा। यानी यह झटका पिछले वाले से तेज था। लेकिन अभी 7.1 तीव्रता वाला भूकंप का वो तीसरा झटका आना बाकी था, जिसने पूरे तिब्बत में तबाही मचा दी। अब देखिए, जब इतनी तेज जमीन हिली तो उसका नतीजा क्या हुआ। यह भूकंप कितना विध्वंसकारी था, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि नेपाल की राजधानी काठमांडू में भी तेज झटके लगे। तिब्बत और नेपाल के अलावा भूकंप के तेज झटके भूटान और भारत के सिक्किम समेत सभी पूर्वोत्तर राज्यों, बिहार,
पश्चिम बंगाल में भी महसूस किए गए। बांग्लादेश में भी भूकंप के झटके महसूस हुए। एक तरफ अरब के देशों में सैलाब आ गए, तिब्बत से लेकर भूटान और भारत तक हिमालय हिलने लगे। दूसरी तरफ अमेरिका से लेकर कनाडा तक बर्फीले तूफान ने आपातकाल जैसे हालात बना दिए। अमेरिका में 10 साल के सबसे बर्फीले तूफान ने कहर मचा दिया है। अमेरिका में तूफान की वजह से कॉटनवुड घाटी में भयानक एवलांच आ गया। हालात ऐसे हो गए कि अमेरिका के 7 राज्यों में इमरजेंसी की घोषणा करनी पड़ी और 6 करोड़ से ज्यादा लोग इस सफेद तूफान से प्रभावित हुए हैं। दस साल में सबसे भयानक बर्फीले तूफान ने अमेरिका के 7 राज्यों केंटकी, वर्जीनिया, वेस्ट वर्जीनिया, कंसास, अरकानसास, मिसौरी और न्यू जर्सी के कुछ इलाकों में आपातकाल लगवा दिया है। आमतौर पर गर्म रहने वाले फ्लोरिडा में भी भारी बर्फबारी हो रही है। कंसास और मिसौरी के लिए भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। अमेरिका के इन राज्यों में 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बर्फीली तूफानी हवाएं चल रही हैं। ये बर्फीला तूफान कितना तेज है इसे इसी बात से समझिए कि अमेरिका के कई राज्यों में बर्फीले तूफान की वजह से हवाई उड़ानें पूरी तरह बंद हो गई हैं। परवा देश की के इस हिस्से में अब बात HMP वायरस की। इस वायरस को लेकर के भारत में भी लोगों के मन में आशंकाएं बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि हमारे देश में अब तक इस वायरस से संक्रमित 8 मरीज सामने आ चुके हैं। ये सच है कि भारत में अभी चीन के इस वायरस के कुछ ही मामले सामने आए हैं, लेकिन भारत में चिंताएं बढ़ गई हैं। आखिर चीन में हो क्या रहा है? क्या सच में चीन दुनिया से कुछ छुपा रहा है? सवाल यह भी कि चीन के इस वायरस से भारत को क्या कुछ भी खतरा है? देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना जैसे ही एक और खतरनाक वायरस ने दुनिया में एक बार फिर हड़कंप मचा दिया। क्या एक बार फिर दुनिया पर मंडरा रहा है कोरोना जैसी महामारी का खतरा? क्या सर्दियों में भारत में भी नया वायरस मचाएगा कहर? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कोरोना की तरह यह वायरस भी महज 1 महीने के अंदर चीन के अलावा कई देशों में फैल चुका है। खासकर चीन से लगे पड़ोसी देशों में यह वायरस तेजी से फैल रहा है। HMPV वायरस कितना खतरनाक है और भारत के लिए इस वायरस को लेकर चिंता करने की कितनी जरूरत है, साथ ही भारत में इस वायरस से निपटने के लिए कितनी तैयारियां हैं, इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि पूरी दुनिया में चीन के इस वायरस ने कैसे अपना शिकंजा फैलाना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के अलावा हांगकांग, ताइवान, मलेशिया, कंबोडिया, कजाकिस्तान, जापान, ब्रिटेन और भारत में भी यह वायरस दस्तक दे चुका है। चीन में 10 दिनों में HMPV संक्रमण के केस 529% बढ़े हैं। चीन के वुहान में एक साथ 30 बच्चे HMPV वायरस से संक्रमित मिले। चीन के अलग अलग शहरों में स्कूल बंद करने का फैसला लिया गया है। दावा किया गया है कि चीन के कुछ हिस्सों में स्टेट इमरजेंसी लग गई है। चीन में एंटीवायरल ड्रग की भारी कमी के चलते ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई है। WHO ने चीन से इस वायरस की डिटेल मांगी, लेकिन चीन इस मामले में सच्चाई बताने से बच रहा है, जबकि चीन में यह वायरस नियंत्रण से बाहर होता जा रहा है और चीन के अस्पतालों में इस वायरस से बीमार मरीजों की भीड़ लगी है। चीन में छोटे बच्चों के साथ साथ बुजुर्ग और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग भी HMPV वायरस की चपेट में आ रहे हैं। यह सवाल अपनी जगह है कि कोरोना की तरह यह वायरस भी आखिर चीन से ही क्यों दुनिया में फैलता जा रहा है? क्या चीन एक बार फिर दुनिया से कुछ छिपा रहा है? चीन की सरकार ने इस वायरस से जुड़ी कोई भी जानकारी या आंकड़े जारी नहीं किए हैं, लेकिन चीन के लोग सोशल मीडिया पर चीन के हालात के बारे में जो कुछ लिख रहे हैं और चीन से जो नए वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किए जा रहे हैं वो हैरान कर देने वाले हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में चीन के नागरिक और वहां के कुछ डॉक्टर भी दावा कर रहे हैं कि नए वायरस से संक्रमित होने वाले केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। चीन में नया वायरस किस तरह लोगों को बीमार बना रहा है
इसका सबूत चीन के अस्पतालों के नए वीडियो में देखिए। ये वीडियो चीन के वुहान अस्पताल का है, उसी वुहान शहर के अस्पताल का जहां चीन का सबसे बड़ा वायरस रिसर्च सेंटर यानी वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है। आपको याद दिला दे कि कोरोना के शुरुआती मामले भी चीन के इसी शहर से आए थे और अब चीन के इसी वुहान शहर के अस्पताल में एक बार फिर मरीजों की भीड़ लगी है। अब वुहान के अस्पताल के दूसरे वीडियो भी आपको दिखाते हैं। यहाँ महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी बीमार हैं। जिन लोगों को ड्रिप लगी है वो भी अस्पताल के वेटिंग एरिया में दिख रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है अस्पताल के बेड मरीजों से भर गए हैं। लेकिन चीन की सरकार हकीकत को दुनिया के सामने जानबूझकर नहीं आने दे रही है। वुहान के अस्पताल जैसा हाल चीन के कई अस्पतालों का भी है। मरीज सोशल मीडिया पर दावे कर रहे हैं कि किस तरह चीन में HMPV वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। यहां तक कि चीन के डॉक्टर भी वीडियो जारी करके बता रहे हैं कि बच्चे और बुजुर्गों को यह वायरस सबसे ज्यादा बीमार कर रहा है। दावे के अनुसार चीन के वुहान में दिसंबर से ही वायरस का प्रकोप बढ़ा है। वुहान में एक साथ कई वायरस लोगों को बीमार बना रहे हैं। चीन के वुहान शहर में बुखार की वजह से अस्पताल पहुंचने वालों का नंबर अचानक बढ़ा है। इस बीच चीन के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र यानी CDC ने कहा है कि HMPV वायरस के खिलाफ कोई टीका या दवा असरदार नहीं। इस बीमारी के लक्षण भी पर्सन टू पर्सन अलग अलग होते हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या वुहान शहर में एक बार फिर वायरस बेकाबू हो गए हैं? क्या वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से एक बार फिर वायरस लीक हो गए? क्या चीन की सरकार कुछ ऐसे वायरस से होने वाली बीमारियों के बारे में दुनिया को नहीं बताना चाहती? अब आप सोच रहे होंगे कि भारत में जिन लोगों को यह वायरस अपना शिकार बना रहा है उनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री रही होगी। तो आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल नहीं। तो फिर यह वायरस भारत कैसे पहुंचा? भारत में इस वायरस से कितना बड़ा खतरा है, यह सवाल भी काफी गंभीर बन गया है और चीन से निकले वायरस ने भारत को भी सतर्क कर दिया है। चीन से फैले एक वायरस ने भारत को भी अलर्ट कर दिया है। ऐसे में इस बात को लेकर भी चिंताएं जाहिर की जा रही हैं कि क्या दिल्ली के आगामी चुनाव, महासमर से लेकर प्रयागराज के महाकुंभ पर भी इस वायरस का कोई असर हो सकता है। ये सवाल इसलिए भी क्योंकि अब तक के आंकड़ों के मुताबिक भारत में इस वायरस से संक्रमण के 8 मामले सामने आ चुके हैं। मंगलवार को महाराष्ट्र में 2 केस आए हैं। कर्नाटक और तमिलनाडु में भी 2 केस मिले हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल और गुजरात में 1-1 केस मिले हैं। दूसरे राज्यों में भी अलर्ट कर दिया गया है और स्वास्थ्य विभाग हर स्तर पर तैयारियां कर रहा है। लेकिन भारत में HMPV वायरस के मामले आने के बाद सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इसका टेस्ट हर जगह नहीं हो पा रहा है। TV9 भारतवर्ष को मिली जानकारी के मुताबिक फिलहाल देश के लैब में ही इस बीमारी का टेस्ट हो रहा है। यदि निजी लैब में टेस्ट हो रहा है तो उसके फाइनल रिजल्ट के लिए पुणे के लैब में सैंपल को भेजा जा रहा है ताकि पूरी तरह पता चल सके कि ये HMPV वायरस ही है। इस वायरस के बारे में भारत के डॉक्टरों का मानना है कि ये एयरबॉर्न है, मतलब HMPV मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने पर सांस के जरिए फैलता है। अगर आप इन्फेक्टेड एरिया में जाते हैं और उसके संपर्क में आते हैं जहां वायरस थोड़े समय के लिए जीवित रह सकता है तो आप संक्रमित हो सकते हैं। कोविड-19 की तरह HMPV से संक्रमित लोग आमतौर पर लक्षणों की शुरुआत से 1-2 सप्ताह की अवधि के लिए संक्रामक होते हैं। HMPV सभी उम्र के लोगों को संक्रमित कर सकता है, लेकिन ये सबसे अधिक छोटे बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों में देखा जाता है। फिलहाल इस वायरस की कोई वैक्सीन नहीं है, इसका एंटीवायरल कोई नहीं है। ट्रीटमेंट है वो सिम्टोमेटिक होता है,
किसी को अगर निमोनिया हो गया इसकी वजह से तो उसको नेबुलाइज करना, ह्यूमिडिफाई करना, जो उसमें बुखार है तो पैरासिटामोल देना, जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स देना, क्योंकि इसका अलग से कोई क्योर नहीं है। मेडिकल साइंस के विशेषज्ञों का दावा है कि HMPV वायरस की खोज पहली बार 24 साल पहले 2001 में हुई थी। इसके बावजूद अभी तक HMPV के लिए कोई स्पेशल एंटीवायरल इलाज या टीका नहीं है। रेस्पिरेटरी वायरसेस की प्रेडिक्शन है वो कई बार छोटे बच्चों में, खासकर जो 3 साल से छोटे हैं, 5 साल से छोटे हैं, उनमें ज्यादा होता है। लेकिन बहुत सारे और भी ग्रुप्स हैं जिनके ऊपर की वायरस हावी हो जाते हैं, जिनकी इम्यूनिटी कम है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, या जो 65 साल से ऊपर बुजुर्ग हैं। इन लोगों के ऊपर इसका प्रकोप ज्यादा रहता है। कई बार प्रेग्नेंट महिलाएं भी आ जाती हैं तो इनके ऊपर इन वायरसेस का प्रकोप थोड़ा सा ज्यादा रहता है और बच्चों के ऊपर भी ज्यादा रहता है। कोरोना के अनुभव से सीख लेते हुए HMPV वायरस को लेकर भी भारत सरकार ने तेजी से बड़ी तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि कोरोना को लेकर भारत की गंभीरता और वक्त पर तैयारियों की वजह से ही देश में दूसरे देशों की अपेक्षा बहुत कम नुकसान हुआ था। HMPV वायरस को लेकर भी कुछ दिन पहले ज्वाइंट मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक बुलाई गई। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय के DG की अध्यक्षता में बैठक हुई। दूसरी तरफ चीन के हालात पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। WHO से समय पर सही जानकारी मांगी गई है। भारत ने WHO से कहा है कि HMPV वायरस से संक्रमण को लेकर समय समय पर सही जानकारी मुहैया कराएं और सुनिश्चित करें कि इस जानकारी में कोई कंफ्यूजन ना हो। ICMR को कहा गया है कि जांच के लिए टेस्टिंग सेंटर की संख्या बढ़ाई जाए। IDSP को कहा गया है कि नए केस यानी मरीजों की कड़ी निगरानी रखें। ये वायरस कोरोना जैसी महामारी का रूप न ले ले और चीन की जैसी स्थिति भारत में ना हो, इसके लिए केंद्र सरकार भी अलर्ट है। अब बात भारत के पावर पंच की। भारतीय रेलवे की तस्वीर कैसे बदल रही है, पिछले 10 सालों में कैसे रेलवे ने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। 2024 की अगर बात करें तो पिछले साल के आखिर तक कई उपलब्धियां भारतीय रेलवे के लिए मील का पत्थर बनी। रेलवे ने ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने को लेकर के भी कैसे एक नई उपलब्धि हासिल की है, देखिए इस रिपोर्ट में। पिछले 10 सालों में भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है और हर सेक्टर की तस्वीर भी बदली है। भारतीय रेलवे की तस्वीर भी काफी बदल चुकी है। भारतीय रेलवे की रफ्तार विकास की पटरी पर लगातार बढ़ती जा रही है। भारतीय रेलवे के मुताबिक लगभग 23,000 किलोमीटर ट्रैक अब 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चलाने के लिए तैयार है। वहीं 54,337 किलोमीटर ट्रैक पर 110 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ट्रेनें चल सकती हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज पर कुछ प्रमुख खंडों को भी 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक की अधिकतम गति वाली ट्रेनों के लिए अपग्रेड किया जा रहा है। इसके अलावा वंदे भारत एक्सप्रेस 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। वंदे भारत ट्रेनों की संख्या भी बढ़ी है, जिससे रेल यात्रियों को काफी सुविधाएं हुई हैं। रेलवे का दावा है कि तेज रफ्तार, कम से कम रुकने वाली और काफी कम वक्त में रेल यात्रियों को मंजिल तक पहुंचाने वाली सुपरफास्ट ट्रेनों को पिछले कुछ समय में काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। रेल मंत्रालय के अनुसार वंदे भारत ट्रेनों की कुल क्षमता 100% से अधिक हो गई है। दूसरी तरफ भारतीय रेलवे ने पिछले वर्ष की तुलना में चालू वित्त वर्ष के अप्रैल से दिसंबर के दौरान आय में 4% की वृद्धि की। मेल, एक्सप्रेस, पैसेंजर और अन्य सहित ट्रेन सेवाओं में 3% की वृद्धि हुई। भारतीय रेलवे का पूंजीगत व्यय 1.92 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ये पिछले साल की तुलना में 7,674 करोड़ रुपए अधिक है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार ये अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। भारतीय रेलवे में ये बदलाव उसकी नई पहचान बनता जा रहा है। यही है भारत का पावर पंच, फिक्र आपकी, परवाह देश की। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।